तो बच्चों 1 मिनट का झटपट रिवीजन करेंगे व्हाट वी डिड अर्लियर। हम बेसिक अजम्पशंस पढ़ रहे थे, गोलगप्पा जिसको गैप बोलते हैं। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन का मतलब होता है कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, और जो बाहरी ताकतें हैं वो अलग है। अगर मान लीजिए कि आपको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और आप किसी दूसरे देश शिफ्ट हो जाए मेरे से त्रस्त होके, तो क्या इंडिया खत्म हो जाएगा क्योंकि वहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं है? somebody else would come. So country is different and those people who run the country they are different. Is that understood? तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ा है तो सबको क्लियर हो गया कि बिजनेस अफेयर्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट वे इन कंपैरिजन विद द पर्सनल अफेयर्स। तो अगर घर का किराया दिया तो इट इज ड्रॉइंग्स, बिजनेस के पैसे से, और अगर शॉप का किराया दिया तो इट इज एक्सपेंस। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। दिवाली पे 1100 रुपए बोनस आपने अपने सारे नौकरों को बांट दिया। छोटा भाई चलाया, हमको नहीं दोगे क्या? तुम भी ले लो। समझ में आ गया? तो छोटे भाई को जो 1100 दिया वो नौकर थोड़ा है, वो ड्राइंग्स होगा, और नौकरों को जो दिया है वो एक्सपेंस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, एनीथिंग दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी चिल्ड्रन विल बी रिकॉर्डेड, और जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता विल नॉट बी रिकॉर्डेड। क्योंकि ट्रैफिक जैम था इसलिए डिलीवरी लेट हो पाई है, फ्यूल की कॉस्ट ज्यादा लग गई, गाड़ी स्टार्ट थी, एसी चल रहा था, ये रिकॉर्ड होगा। बट ट्रैफिक जैम कितने किलोमीटर का था, क्या ये भी रिकॉर्ड होगा? ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मान लीजिए मम्मी ने छोटे भाई को सूद दिया डंडे से, अस्पताल जमा हुआ, 500 रुपए लग गए डेंटिंग पेंटिंग में, उसकी मरम्मत में, ये रिकॉर्ड होगा। बट मम्मी ने बेलन से जो उसको सूता है, कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज आई थी, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? टाइम पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज इज 12 consecutive months. I repeat children, 12 consecutive months. Going concern भी समझ गए थे तीन बातें। Credit transactions are equally important as those of cash. Short lived asset जिनकी लाइफ कम होती है they are called as current asset, और जिनकी लाइफ ज्यादा होती है they are called as non current asset. छोटा भाई बदमाशी पे बदमाशी किए जा रहा है, आप उसको समझा रहे हैं जीवन जीना है बढ़िया तो आराम से रहो घर में, माना ही नहीं, निपटा दिया गया। मतलब मम्मी ने हॉस्टल भेज दिया, करंट असेट बन गया घर के लिए, जिंदगी भर हॉस्टल में सड़ेगा। हॉस्टल के लिए क्या बन गया? नॉन करंट। समझ में आ गया? चलिए, तो दुकान पे बिकने वाला लैपटॉप इज नॉन करंट, और करंट चिल्ड्रन करंट, बट इस्तेमाल करने वाला लैपटॉप नॉन करंट। असेट की जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू आपने यूज करने पे इन्वेस्ट कर दी, दैट इज डिवाइडेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और एनुअल डैमेज जो होता है बच्चों, उसको किस नाम से पुकारते हैं रमैया अवस्था भैया? डेप्रीसिएशन। समझ गए इस बात को? चलिए, सो आते हैं बच्चों अगली प्रजाति पे, एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा इसको समझाने से पहले। एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या था? ईच एंड एवरी एक्शन हैज माइकल जैक्सन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। खोपड़े में बात गई। मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक बच्चे ने आपको कान के नीचे एक कंटाप मारी, बदले में आपने भी उसको एक कंटाप मारी। टीचर कह रहा है व्हाट इज दिस न्यूसेंस गोइंग ऑन? मैम 3D एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बगल वाला समझ नहीं पा रहा था। समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों हर जगह लगभग अप्लाई होता है। बट अगर कभी पापा ने आपको डांट दिया, सर अगले जन्म में ही होगा सर, ये नॉन करंट असेट है सर। समझ में आया? अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते को वो काट लेगा जाके? नो। तो न्यूटन मर जाएगा ये सब बातें सुन के कि हमने तो इतना सोचा ही नहीं था कि हमारे थर्ड लॉ को कोई क्रिटिसाइज भी करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आपको मच्छर ने काटा, आप भी मच्छर काट लेंगे? तो अगर किसी को कुत्ते ने काटा, वो हॉट डॉग खा ले। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? पापा ने गुस्से में 2 कंटाप मार दिया आपको, आपने गुस्से में 2 कंटाप छोटे भाई को मार दी, तेरे अंदर भी तो वही खून दौड़ रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ गया? मौसी जी ने आपको 4 झापड़ मारे, आपने उनके बेटे को 2 दिन के लिए कमोड में बंद कर दिया। बात बराबर? ईच एंड एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। तो जैसे बच्चों ये कॉन्सेप्ट दुनिया में चलते हैं, वैसे ही अकाउंटेंसी में भी देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। तो हमारी लिटरेचर में अगर आप देखेंगे
तो दे आर हाउ मेनी इन नंबर चिल्ड्रन? 6 इन नंबर. हाउ मेनी? 6. तो मैं उल्टे ऑर्डर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, वो समझने में आपको बड़ा दुख होगा. कहीं दुख आपने मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया तो हो सकता है मेरे को हार्ट अटैक आ जाए, मर जाऊं. व्हाट इट क्लियर? और आपके ऊपर धारा 307 ताजीराते हिंद 14 साल कैद बामुशक्कर उम्र कैद की सजा हो जाए. तो मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे बच्चे उम्र कैद की सजा पाए. तो आ जाते हैं सीधे छठे पे चल रहे हैं. मिल गया सबको? नाम क्या है बच्चों? वेरीफिएबल एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट. इनके नाम अलग अलग बुक्स में थोड़े दाएं बाएं करके भी मिलेंगे. जिसको मैं वेरीफिएबल एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, वो हो सकता है बुक में ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल के नाम पे मिल जाए, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल के नाम पे मिल जाए. तो उसको माइंड मत करिएगा. क्यों सर माइंड नहीं है क्या हमारे पास? अरे कहने का मतलब इग्नोर कर दीजिएगा. समझ में आ गया? स्टार्ट है सब लोग? चलिए. आप सबके पापा ने क्लास में आने से पहले आपको 100 रुपए दिए थे. बच्चे कहेंगे सर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं क्या आंख में? आपको कैसे पता? और बोला था वापस आते समय वो जो पप्पू हलवाई है, जिसके नाली के पानी से बनी हुई चटनी का समोसा खा के लोग कोविड से बचे रहे इंडिया में, और सड़े तेल के मुन्ना हलवाई के छोले भटूरे, वो आपको पैक करा के घर में लाने थे 60 रुपए के. कितना पैसा घर में वापस लौटेगा? अरे सर एक भी नहीं लौटेगा. आपके स्टूडेंट ने हिसाब दे देंगे सर. आपने 60 रुपए का खर्चा किया और बिल दुकानदार ने आपको दे दिया. समोसे वाले ने 40 रुपए का और छोले भटूरे वाले ने 20 रुपए का. रास्ते में आप पैकेट झुलाते हुए ला रहे थे और 20 रुपए का बिल कहीं उड़ गया. तो कितने रुपए का बिल है आपके पास? तो पापा कहेंगे बेटा 100 दिया था, 40 का तुम बिल दिखा रहे हो, रिफंड 60 रुपी. इज दैट क्लियर? तो पापा के हिसाब से, बिल के हिसाब से एक्सपेंस कितना हुआ? 40. बट लिटरली सही सही आपने कितना खर्च किया था? 60. बट पापा मान ही नहीं रहे हैं बात. क्यों नहीं मान रहे? पापा की तो कोई गलती नहीं है. क्यों नहीं मान रहे? कागज जो बोलेगा माना सिर्फ वही जाएगा. सो ये प्रिंसिपल बोलता है हर वो रिकॉर्ड बिजनेस में जो हो रहा है बच्चों, वो तभी सही माना जाएगा when it is supported by an adequate evidence. मेरे पापा ने जब मेरी 12वीं की मार्कशीट देखी, एक तो हर चीज रुपए में मैं लिखने लग गया हूं, पता नहीं क्या हो गया मेरे को. तो मेरे अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में 90 मार्क्स थे. उनको विश्वास ही ना हो. मैंने कहा मैंने पढ़ाई की थी भाई, ऐसी बात नहीं. उस जमाने में 100 नंबर का पेपर आता था. सिलेबस आज के मुकाबले 1.5 गुना हुआ करता था. खैर तो परेशान ना हो आप लोग, वाई वाई कुछ नहीं होता था. 90 नंबर. उनको विश्वास ही ना हो, विश्वास ही ना हो. अब मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? नाम भी लिखा था मार्क्स, विश्वास ही नहीं कर. मैंने कहा अच्छा आप इंग्लिश का नंबर देख लीजिए. जब इंग्लिश का नंबर देखे कि इन्वर्टेड 94 है, मतलब 49, तब विश्वास हुआ कि मेरे ही सपोले की मार्कशीट है ये. समझ में आया कि नहीं आया? और मैथ हमारे हिंदी वाले सर जो थे उनको तो हार्ट अटैक ही हो जाना था. वो मेरे से बोलते तुम कभी हिंदी में पास नहीं हो पाओगे. और मेरा हिंदी में 78 मार्क्स आ गया. पहली बार 10वीं के बाद मेरा इतना नंबर हिंदी में आया था, क्योंकि हिंदी यूज्ड टू बी द टफेस्ट सब्जेक्ट. तो अगर आपसे मैं पूछूं क्या आपने 10वीं पास कर लिया है? कर लेंगे सर. ऐसी बात नहीं सर, बहुत एफर्ट किए थे सर, अगल बगल वाले सब पढ़ के आए थे सर. उनसे तो ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि उन सब का मटेरियल हमारी कॉपी में है. अपना भी तो कुछ लिखे थे हम, और सफाई के एक्स्ट्रा मार्क्स. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस. बोला ये जाता है अकाउंटिंग में बच्चों, जो कागज पे लिखा होगा रिकॉर्डिंग सिर्फ उतने की होगी. पर्सनल बायस से कोई भी लेना देना नहीं है. अगर मैं अकाउंटेंट को बोलूं तुमने मेरे को 5,000 रुपए दिए थे, ये लो 3,000 रुपए के बिल, 500 रुपए पकड़ लो, 1,500 के बिल में और लाके दे दूंगा. वो कह रहा है कि 1 महीने के अंदर बिल लाके दे दीजिएगा. नहीं तो हम मानेंगे कि आप जो पैसा टूर में जाने से पहले एडवांस ऑफिस से लेकर गए थे, वो आपने टूर पे खर्च नहीं किया, वो आपका पर्सनल खर्चा है, हम सैलरी से काट लेंगे उतना पैसा. तो वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब जितना कागज पे अमाउंट लिखा है रिकॉर्ड सिर्फ उतना ही होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. इज दैट क्लियर? तो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? कागज को देनी है. किसको देनी है? कागज को. कभी कभी न्यूज़पेपर में या किसी टीवी न्यूज वगैरह में या प्रोग्राम में बीच में एक ऐड आता है ना, जागो ग्राहक जागो, जागे हैं अलार्म बज चुका है. व्हाट डज दिस मीन जागो ग्राहक जागो? Every transaction that you do, take a proper bill.
सी टू इट की जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो अडल्टरेटेड या मिलावटी नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई बच्ची? पक्का कंफर्म? तो अगर मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलूं कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है और मैंने साल भर उसकी फीस भरी है 40,000 रुपए, अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट मेरी इनकम में से 40,000 रुपए काट दिया जाएगा और मेरे को इस पैसे पे टैक्स नहीं देना। अगर मैंने 5 लाख रुपए कमाए तो सरकार कहेगी 40,000 कम करके आप 4,60,000 रुपए टैक्स हमें देंगे। बट ये बात तब वो कहेगी जब मेरे पास 40,000 की रसीद होगी। अब सर रसीद कहां से लाएं? अरे आपने अगर ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आपके पास बैंक की पासबुक में वो एविडेंस है कि 40,000 रुपए आपने अपने पास से जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहां पे ट्रांसफर किए हैं। इज दैट क्लियर? सर अगर कैश में फीस दे दी, कोई बात नहीं, स्कूल वाले को बड़ा सा प्रेम पत्र देते हैं, मोहल्ला कॉपी, पड़ोसी कॉपी, जग में जाके गा दो हमने फीस जमा कर दी है, भिखारी ना समझना हम लोग को। इज दैट क्लियर? वो कागज आप लगवा सकते हैं, बट वो कागज तो लोग डुप्लीकेट भी छपवा सकते हैं। तो टैक्सेशन अथॉरिटीज क्रॉस चेक करते हैं कि जहां पे आप बोल रहे हैं दैट यू हैव स्पेंड द मनी, रियली में आपने स्पेंडिंग की है या नहीं की है। तो आजकल तो इतना एडवांस सॉफ्टवेयर हो गया है, वो क्रॉस चेक कर लेते हैं बैंक टू बैंक कि आपके अकाउंट से आपके बच्चे के स्कूल के बैंक अकाउंट में पैसा गया है कि नहीं, वो उनका कंप्यूटर चेक कर लेता है। तो जब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं बच्चों, एक नंबर जनरेट होता है, क्या बोलते हैं उसको? यूटीआर नंबर, यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन नंबर बेसिकली। व्हाट इट क्लियर? आपका यूटीआर नंबर जहां पे पैसा गया वहां के यूटीआर नंबर से मैच करेगा कंप्यूटर, और वो नंबर सेम होगा, मतलब आप झूठ नहीं बोल रहे, आप विजय माल्या के परिवार के नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सबको ये समझ में आ गया? सबको ये समझ में आ गया? तो इसीलिए आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बोलेंगे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप करें सबका हिसाब किताब लिखें, और जिस चीज से आपने हिसाब किताब लिखा है, जिस कागज से, उसे बोलते हैं चिल्ड्रन सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। इसको आपको कम से कम बच्चों 7 साल के लिए संभाल के रखना पड़ता है। टैक्सेशन अथॉरिटी कभी भी आपसे इंक्वायरी कर सकती है, 5 साल बाद भी पूछेंगे लाओ जरा कागज लेके आओ, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। तो वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी समझ में आ गया? ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय एन एविडेंस। तो आप जिस एक्टिवा से चल रहे हैं, पुलिस वाला आपको सीटी बजा रहा है, बड़ा बदतमीज टाइप का है, 3 लोग ऑलरेडी बैठे, कहां बैठे चौथे को? अरे वो पेपर चेक करना चाहता है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं। तुमसे क्या मतलब डॉक्यूमेंट? हम आप अपन पैसा खर्च किया है। अरे लॉ है कंट्री का भाई, आप चोरी गाड़ी तो नहीं लेके जा रहे। तो पहले तो गाड़ी रुकवा के देखते थे, आजकल वो परिवहन में चेक कर लेते हैं कि रजिस्टर्ड है या नहीं। समझ में आ गया? अब लोग कहेंगे सर मेरा तो नाम कुछ और था, यहाँ तो सितारे लगे हैं, हम भी ने यहाँ सितारे लगा लिए। पुलिस वाला कह रहा है सितारे क्यों लगाओगे? आप मैच कर लेना, परिवार में सितारे सितारा लिख के आएगा। समझ में आ गई बात चल रही? सबको समझ में आ गया? तो अगर कागज नहीं तो कुछ नहीं, नहीं बहुत कुछ, तो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो अगर मैंने अपने बिजनेस में बच्चों मान लीजिए 1 लाख रुपए इनपुट कर दिया, अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए कैश जमा कर दिया, सरकार कहेगी ये बताइए ये पैसा कहां से आया आपके पास? हमारे ससुराल वालों ने दहेज में दिया था। वाह वाह वाह, 18 साल बाद भी इनको दहेज मिल रहा है। ससुराल पहुंच गए, आपने अपने दामाद को पैसा दिया है, हमारे दामाद के पास कमी है क्या किसी चीज की? वही उल्टा हमको भर भर देता रहता है, ये लो। उनको बोला भी था सच ना उगलना, जस्ट अ जोक चिल रहे। अब वो कहें कहां से पैसा आया? मैंने कहा पैसा तो घोड़े की रेस में कमाया था। ठीक है, या तो आप घोड़ा बनी है, या तो हमारे घोड़े बैठ जाइए और जेल चलिए, और नहीं तो इस पे पहले हमको 30% टैक्स दीजिए। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो सर इसका कोई जुगाड़ पानी है? इसके जुगाड़ पानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बता देते हैं। 1 लाख रुपए शीला, मुन्नी या राजू खाते में जमा करा दो। अब ये कौन है सर? शीला और मुन्नी वो झाड़ू पोछा लगाने वाली, और राजू बाय डिफॉल्ट ड्राइवर। समझ में आ गया? तो अगर आप में से भी किसी के घर का नाम राजू हो, आज से चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो कल को ड्राइवर ही बनेंगे बस। उसके खाते में पैसा जमा कराओ और उससे को चेक से हमको 1 लाख रुपए दे दो, और अपनी बुक्स में दिखा दीजिए कि आपने राजू से लोन लिया है, राजू से लोन लिया है। सरकार को ना बता दीजिएगा बात, मेरे लेक्चर में तो रिकॉर्डेड है। इज दैट क्लियर? और सरकार अगर पकड़ ली, गया पैसा पूरा का पूरा। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? चलिए, राजू से इंक्वायरी नहीं करेंगे? राजू से इंक्वायरी करेंगे। राजू कहेगा मैंने मजदूरी की थी 500 रुपए डेली की, 15,000 रुपए महीना, साल का 1,80,000,
80,000 खर्च हो गया, 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया, मेरी सेविंग्स है, और 2.5 लाख रुपए से नीचे अंडर सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टैक्स सरकार समझ गई, सर नहीं बताया होगा ये सब करने को, समझ में आ गया। बट आपको ऐसे जीवन में कितने राजू मिलेंगे? ओके, चलिए चले आगे बच्चों। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जितने भी होते हैं बच्चों, दे आर बेस्ड ऑन व्हाट? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो कागज होगा तो ट्रांजैक्शन माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि मैं शहर में सबसे अच्छी बॉक्सिंग करता हूं और मेरा मैच भी है कल, और मैं मैच जीत भी गया, बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मेरे को बॉक्सर भाई का खिताब मिलेगा? तो क्या होना जरूरी है? सर्टिफिकेट। इज दैट क्लियर? मान लीजिए आपने मोहल्ले के किसी लड़के को सर्टिफिकेट दे दिया, टू हूसोएवर इट मे कंसर्न, नीचे लिखा दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस पर्सन इज द मोस्ट दलिद्रस्ट एलिमेंट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, तो सो कॉल्ड उसको लोग दलिद्र बोलेंगे क्योंकि सर्टिफिकेट है उसके पास। समझे कि नहीं समझे? तो आपको 10वीं पास तभी माना जाएगा जब आपके पास 10वीं की मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट आ जाए। आप गाड़ी के ट्रू ओनर तभी हैं जब गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन नेम आपका हो। ये ना लिख ले ये गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे आपका नाम होना चाहिए। समझ गए बच्चों? पक्का? चलिए चले आगे, चले आगे बच्चों, आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से बहुत भयंकर डरियो। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता क्या है? आपने सोचा कि भाई 500 रुपए ही तो हमने सो कॉल्ड खर्च किए हैं मजदूरी देने में, और 200 करोड़ रुपए की हमारी सेल हुई है बिजनेस में। तो अकाउंटेंट से आपने कहा छोड़ो इसको, क्या रिकॉर्ड करोगे? रिकॉर्ड ओनली 200 करोड़ की सेल। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड। अगर आपने 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन किया है, आई रिपीट चिल्ड्रन, 1 रुपए का भी, इट इज एज गुड एज ट्रांजैक्शन वर्थ 200 करोड़। ये नहीं कि छोटा ट्रांजैक्शन है तो भूल जाओ, सौरभ सर को भूल जाओ बर्थडे पार्टी में बुलाने से, ऐसा नहीं है, सर को भी बुलाना है। समझ में आ गया? नहीं तो लाफ्टर चैलेंज कैसे हो पाएगा? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई। फूफा जी किसी को नहीं भाते, बट बुलाना तो पड़ेगा। बातें कौन करेगा शादी के बाद उनके बारे में? मुंह फुलाए बैठे थे, ये था वो था। सो ट्रांजैक्शन ईदर स्मॉल और बिग हैज टू बी रिकॉर्डेड। इज दैट क्लियर? आपके पापा मम्मी को पता लग गया कि डेली घर की नौकरानी 30 रुपए पर्स से चुरा रही है, विल मम्मी इग्नोर दिस? यस सर। और जिस दिन देखेंगे चुराते हो दे बैठ मारेंगे उसको कायदे से। समझ में आ गया? और अगर सर वो मर गई नौकरानी, मम्मी के ऊपर मर्डर का केस हो गया, मम्मी कह देंगी हमें मोतियाबिंद हो गया, उसको बहुत समझ लिए थे, अब क्रिकेट खेल रहे थे घर में। इज दैट क्लियर? तो चाहे ट्रांजैक्शन बच्चों छोटा हो चाहे बड़ा हो, इट हैज टू बी, मैं नहीं बोल रहा, बोले सब खुद जा रहे हैं, इल्जाम इनके ऊपर लगा रहे हैं। कौन बोल रहा है? फुल डिस्क्लोजर। तो पता चला कल को कोई ट्रांजैक्शन आए, पेड ₹5 फॉर टी एंड बेवरेजेस, अब क्या 5 रुपए रिकॉर्ड करना? रिकॉर्ड करना है। समझ में आ गया? तो छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन को भी आपको इग्नोर नहीं करना। मान लीजिए किसी के बैंक में ढेर सारे ट्रांजैक्शन हुए, एक ट्रांजैक्शन हुआ 2492 रुपीज 60 पैसे का। कितने का? 2492 रुपीज 60 पैसे का। उसने कहा अपने अकाउंटेंट से, अरे राउंड ऑफ करके 2492 रुपये रिकॉर्ड कर लीजिए। आपने इतना रिकॉर्ड कर लिया एज एन अकाउंटेंट। ईयर के एंड में जब आप अपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करेंगे, आपका बैंक का ट्रांजैक्शन 60 पैसे से डिफर करेगा चिल्ड्रन, आपको प्रेम पत्र चला आएगा, नॉट ड्यू टू द रीजन मस्ट हैव बीन इग्नोर्ड। यहां पे अगर 60 पैसे की गड़बड़ी है तो हो सकता है कहीं पे 60 लाख करोड़ की गड़बड़ी हो। तो इसीलिए एक एक आने पैसे का हिसाब आपको देना ही देना है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? खाना खाने से पहले आपका वजन था 48 kg, 5 किलो आप खाना खा गए, खाना खाने के बाद आपका वजन हो गया 52 kg। मम्मी पूछी 48 और 5 53 होता तो 52 कैसे हो रहा है? 1 किलो सब्लिमेशन हो गया है सर, आज इतना पका दिए सब उड़ गया है। समझ में आ गई बात? तो एक एक पैसे का हिसाब होता है। तो फुल डिस्क्लोजर इज अ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल विच सिंपली सेज कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सर वो 2 मुक्का मैनेजर ने मारा था चपरासी को, और चपरासी 3 लाख मारा था मैनेजर को। कैन इट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी चिल्ड्रन? तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। इज दैट क्लियर?
आपकी टीचर ने स्कूल में 11 रुपए का डोनेशन दे दिया, ये रिकॉर्ड होगा। बट टीचर सीढ़ी से उतरते टाइम गिर गए, एक बच्चा भागा, ये नहीं कि मेडिकल एड लेने जा रहा है, कल छुट्टी है, क्या ये गिरने वाली बात भी रिकॉर्ड होगी? नहीं रिकॉर्ड होगी। क्यों? क्योंकि इसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। समझ में आ गई सबको बातें भाई? पक्का? पीपल कनेक्टेड, ऑनलाइन अंडरस्टूड? विद्मा जी, सृष्टि जी, सिमरन जी समझ गए? यस सर। चलिए यस सर। आते हैं धमाकेदार कॉन्सेप्ट पे चिल्ड्रन, एंड दिस धमाकेदार कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। सर ये तो बड़ा आसान है, रेड कलर की शर्ट के साथ सर ब्लैक पैंट अच्छी लगेगी, पिंक कलर की शर्ट के साथ ग्रीन पैंट बहुत अच्छी लगेगी। सर्कस में जाना है, जोकर का काम है सर। ये नहीं होता मैचिंग प्रिंसिपल। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से बात सुनिएगा बच्चों। एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं एंड आई वांट कि आप भी उसको ध्यान से मार्क करें, और ये एग्जाम्पल आपसे काफी क्लोजली एसोसिएटेड भी होने वाला है। रेडी टू अंडरस्टैंड? जिन्होंने खाना नहीं खाया उनको छोड़ के बाकी बोल सकते हैं, जो चाउमीन बर्गर पिज्जा खा के उनको छोड़ के बाकी बोल सकते हैं। अब लग रहा है देसी घी का पराठा खा के आए हैं। चलिए मान लीजिए बच्चों कि आपके स्कूल में खरीदे गया चौक बॉक्स, क्या खरीदा गया? और एक चौक बॉक्स आपकी क्लास को सप्लाई किया गया जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 40 रुपी, और उसके अंदर थी 120 स्टिक्स। इसमें से 20 स्टिक्स तो बच्चे पराठे में लगा के खा गए, कैल्शियम डेफिशिएंसी। 40 स्टिक्स क्लास में हो गई वर्ल्ड वॉर 5। वर्ल्ड वॉर 3 तो चल ही रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो घपला दुनिया में चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 4 टीचर करता रहता है कान के नीचे चपेट लगा लगा के। वर्ल्ड वॉर 5 बच्चे कर रहे हैं, स्टिक्स दाएं बाएं फेंक रहे हैं। कितनी स्टिक्स हो गई? 60। 30 स्टिक्स टीचर ने सो कॉल्ड राइटिंग पर्पस के लिए क्लास में यूज कर ली, और एंड ऑफ द ईयर अनयूज्ड कितनी स्टिक्स बची है? 40, 50, 60, 70, 80, 90, कितनी बच गई? 30। चौक बॉक्स कितने का था बच्चों? 40 रुपए का। कितनी स्टिक्स इन ऑल यूज हो गई? कितनी बच गई? दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर। 40 रुपए में कितनी स्टिक्स आई थी चिल्ड्रन? 120। कितनी स्टिक्स यूज हो गई? वेरी गुड, वंस मोर, दिल मांगे मोर। 40 रुपए में 120 स्टिक्स आई थी। 30 स्टिक्स कितने की हुई चिल्ड्रन? 3 1 जा 3 4 जा 10 रुपए की स्टिक्स अनयूज्ड है, और 30 रुपीज की स्टिक्स यूज्ड है। सर कहां यूज्ड है सर? फेंके के यूज ही तो हो रही थी। समझ में आ गया? तो स्कूल जब लिखा पढ़ी करेगा बच्चों, तो इन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज expense, I repeat children, in the definition of what is called as expense, record maintain करेगा 30 रुपए का, and in the name of what is called as stock being a current asset, record maintain करेगा 10 रुपए का। तो स्टॉक की डेफिनेशन में बच्चों 10 रुपए आएगा, और एक्सपेंस की डेफिनेशन में 30 रुपए। हमने चौक बॉक्स खरीदा कितने का था चिल्ड्रन? 40 रुपए का। इस्तेमाल कितना हो गया? 30। तो यूज्ड पार्ट इज एक्सपेंस, क्योंकि बेनिफिट इसी ने दिया है, लड़ने झगड़ने का, खाने पीने का, पढ़ाने का। क्या इस 10 रुपए की चौक ने कोई भी बेनिफिट दिया? नो। एक्सपेंस की डेफिनेशन मैंने आपको क्या पढ़ाई थी बच्चों? कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो सर ये क्या होगा? इस साल इसे स्टॉक बोलेंगे, अगले साल ये इस्तेमाल होगा। कब इस्तेमाल होगा बच्चों? अगले साल। तो ये एक्सपेंस की डेफिनेशन में कब आएगा? अगले साल। तो मोहल्ले में शादी थी पप्पू भैया की, उनका कोई भाई था नहीं, जो एक दो थे उनकी हरकतों की वजह से घर छोड़ के भाग गए। आपको उनका असिस्टेंट उनकी शादी में बना दिया गया, जिसको सरबाला बोलते हैं। तो अभी शादी हो रही है पप्पू भैया की, आपकी अगले साल होगी। तो पप्पू भैया दूल्हे हैं, आप सरबाले हैं। अगली साल आप दूल्हा बनेंगे और कोई दूसरा सरबाला बन जाएगा। नहीं समझे बात को? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? तो 500 रुपए
की कॉपियां आपने क्लास 10th में खरीदी, 400 रुपए की कॉपियों में तो आपने गुचुड़ मुचुड़ कर लिया। कितने रुपए की कॉपियां बची हैं? 100। तो 400 रुपए क्लास 10th का खर्चा और 100 रुपए क्लास 11th का खर्चा। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब जितना आपने सो कॉल्ड पैसा स्पेंड किया, आई रिपीट स्पेंड किया, और उसने बेनिफिट दे दिया तो वो एक्सपेंस, बाकी एक्सपेंस नहीं होगा। ये सिंपल बात समझ में आ गई। 10,000 रुपए आपने रेस्टोरेंट में खर्च किए, 100 लोगों को पार्टी में बुलाया था, 90 टर्न्ड अप 10 डिडंट कम, 90 टर्न्ड अप 10 डिडंट कम। आप वो 10 लोगों का खाना बचा के घर ले आए और उस खाने को आपने अगले दिन खा लिया, तो पार्टी का एक्सपेंस 9,000 और आपका एक्सपेंस 1,000। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? 500 रुपए इंटरनेट कनेक्शन का मैंने पे किया, 400 रुपए लगा क्लास लेने में और 100 रुपए लगा घर वालों के साथ मूवी देखने में, तो 400 विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंस और 100 ड्रॉइंग्स। व्हाट? ड्रॉइंग्स। नहीं समझ में आया? फिर से आपने अपने बिजनेस के सेलिब्रेशन के लिए 9 बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक की खरीदी, 8 ऑफिस में खप गई, एक छोटा बच्चा घर का चुरा घर ले आया, तो ड्रॉइंग्स होगी वो एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल एंड 8 बॉटल्स का खर्चा एक्सपेंस। अभी भी नहीं समझे? पापा गए थे क्लाइंट के साथ, मीटिंग थी यूएस, और वहां पे कैफेटेरिया में मोमोज खा रहे थे, एक प्लेट में 25 मोमोज आए, 20 खा लिए, 5 बच गए, वो 5 पैक करा के पापा इंडिया ले आए, तो 20 जो खा लिए वो एक्सपेंस और बाकी 5 ड्रॉइंग्स नहीं है, अनाथालय में डोनेट कर दिया, चैरिटी है। समझ में आई बात कि नहीं आई? नॉट गेटिंग स्टिल? समझ में आ गया? 100 एम्प्लॉयज के लिए टोपी खरीदी गई थी, धूप बहुत थी, मरमरा गए तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, 90 टोपियां एम्प्लॉयज में बढ़ गई, 10 आपने रिश्तेदारों को बांट दी, 90 टोपीज की कॉस्ट एक्सपेंस होगी और 10 टोपीज की कॉस्ट चैरिटी। वो रिश्तेदार अनाथालय में रहते थे। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? लोग कह रहे सर एंड मोमेंट पे आप डायरेक्शन बदल देते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाता है। खैर जोक सपाट, मैचिंग वर्ड का मतलब समझ आया, किसको क्या मानेंगे। अभी एक धमाकेदार एग्जांपल और देता हूं, इसको लिख लीजिए बच्चों। कॉपी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? सबने कॉपी कर लिया है? चलो आगे, क्लियर कर दूं स्क्रीन? एवरीबॉडी डन दिस? चलिए अगला एग्जांपल ये है बच्चों, आपने 30,000 रुपीज के गुड्स खरीदे, कितने के? 30। उसके 2 पोर्शंस थे, एक था 22 वाला पोर्शन और दूसरा कितने वाला था चलन? 8,000। 22 रुपीज मतलब 22,000 रुपए के जो गुड्स थे, देवर सोल्ड फॉर 28। कितना आपको प्रॉफिट मिला? 6,000 रुपी। खोपड़े में बात गई। अब मैचिंग का आप एग्जैक्ट मीनिंग समझ जाएंगे। कैसे आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया? आपने अपनी सेल जो 28,000 की थी उसको कंपेयर किया, उसको मैच किया। किसके साथ मैच किया चलन? कॉस्ट ऑफ गुड्स के साथ मैच किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आपने खरीदे थे ओवरऑल चिल्ड्रन वो कितना था? 30। डिड वी सेल ऑल? नो। कितना सेल किया? तो जो पोर्शन आपने सेल किया चिल्ड्रन, ओनली दैट पोर्शन विल बी टेकन एज एक्सपेंस, और जो अनसोल्ड था दैट वुड बी टेकन एज स्टॉक। तो आपने जो 28 का सामान बेचा, क्या वो पूरा 30 वाला 28 में बिक गया? सिर्फ 22 वाला बिका। तो आपने प्रॉफिट 22 वाले पोर्शन में कमाया बच्चों कि पूरे 30 वाले पे कमाया? 22 वाले पे कमाया। अभी भी बात नहीं समझ में आई? तो मैंने अपनी दुकान पे 10 मोबाइल फोन्स खरीदे, कितने बच्चों? 10। आई सोल्ड ओनली 7। आई सोल्ड ओनली 7। कितने अनसोल्ड थे? 3। तो मैं 7 की सेलिंग प्राइस में से बच्चों 7 की कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ढेर सारे दोस्त पार्टी में गए इन अ रेस्टोरेंट, और ये डिसाइड हुआ कि जितना बिल आएगा इक्वली बढ़ जाएगा, जितना बिल आएगा इक्वली बढ़ जाएगा। 11 लोग थे बच्चों, 2 करोड़ रुपए का बिल आया, तो एक जने को कितना पैसा देना पड़ेगा? 20 लाख। क्यों सर? 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 पीपल। रेस्टोरेंट में कितने थे? मैं खाया कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम लोगों को देख रहा था, निहार रहा था, मैंने कुछ खाया ही नहीं है।
क्या मैं भी बिल शेयर करूंगा? मैं भी बिल शेयर करूंगा? बॉक्सर भाई कह रहे हैं सर आप भी बिल शेयर करेंगे। समझ में आया? मैं क्यों शेयर करूंगा? तो समझ में आ गया मैचिंग कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन? तो यू हैव टू मैच व्हाट विद व्हाट। यू हैव टू मैच व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन रेवेन्यू विद द कॉस्ट एंड यू विल बी गेटिंग योर प्रॉफिट और लॉस। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो घर में 1 किलो पीनट्स आए थे, 1 किलो पीनट्स। 90% आप खा गए, 10% छोटा भाई खा गया। पीनट्स थे 500 रुपए के, तो आपसे घर वाले कितना वसूलेंगे? 450। और छोटे भाई से कितना वसूलेंगे? 50। सर हमको ऐसे घर में रहना ही नहीं है, घर वाले यही तो चाह रहे हैं, तभी तो पैसा मांग रहे हैं। समझे इस बात को कि नहीं समझे? पक्का? स्कूल में बच्चे गए और एक डेस्क अपने घर ले आए, एक डेस्क अपने घर ले आए। इज दैट क्लियर? एक लड़के ने टेबल बाहर निकाला और दूसरा अपनी एक्टिवा पे उसको घर ले गया। ज्यादा सजा किसको मिलेगी? एक्टिवा वाले को। ज्यादा देर डेस्क तो उसी ने ढोई है ना। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं समझे? समझ गए? चलिए, सबको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया चिल्ड्रन? वंस मोर अनदर एग्जाम्पल। आपने एक दुकान किराए पे ले ली क्योंकि पापा ने अपने बिजनेस से आपको बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरी कंप्लेन पहुंच गई थी, होमवर्क नहीं कर रहे हैं। दुकान का किराया कितना था चिल्ड्रन? 4000। आपने लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किया? 56। बट 12 महीने का पेमेंट कितना होना चाहिए था? 48। कितना आपने एक्सेस दे दिया? 8000। एक्सपेंस की डेफिनेशन में सिर्फ उतना ही आएगा जितना 12 मंथ्स का है। आई रिपीट चिल्ड्रन, जितना 12 मंथ्स का है। तो 1 महीने का 4000, तो 12 महीने का कितना हुआ? 48। कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 8000। दिस इज नॉट नोन एज एक्सपेंस, दिस इज नोन एज व्हाट? प्रीपेड एक्सपेंस। सर दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क ये होता है कि ये जो एक्सपेंस है चिल्ड्रन, ये आपके रेवेन्यू को घटाएगा। आई रिपीट, ये आपके रेवेन्यू को घटाएगा। दुकान का किराया 48,000, दुकान में आपने सामान बेचा 2 लाख रुपए का, तो प्रॉफिट हुआ 152। आई रिपीट चिल्ड्रन, दुकान में सामान बेचा 2 लाख का, किराया कितना है? 48, और प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख हुआ। चलिए थोड़ी सी मैथ्स की क्लास ले लेते हैं। ये मैथ्स की क्लास फ्री है, विदाउट फीस। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा ध्यान भी नहीं देना, बाबा रामदेव वाला ध्यान नहीं लगाना। 2 एग्जाम्पल्स आई एम फ्रेमिंग, आप मेरे को बताएंगे सही क्या और गलत क्या है। रेडी चिल्ड्रन? रेडी? जिस दुकान को आपने किराए पे लिया उस पे आपने कुछ सामान बेचा बच्चों, और टोटल कितने पैसे कस्टमर से वसूले? 2 लाख। और शॉप का किराया कितना आपने पे किया है? 56। बट पे करना कितना था? 48। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन में कितनी वैल्यू हमने रखी है? 48,000। व्हाट इज योर रिजल्टिंग प्रॉफिट चिल्ड्रन? 1,52,000। एक दूसरा स्टूडेंट जिसने आज क्लास मिस की हुई है, वो भी जब इंटरव्यू देने गया चाट की दुकान पे, चाट वाले ने पूछा कि बताओ, हमने ये दुकान 4,000 रुपए महीने किराए पे ली है, 12 महीने इस दुकान को हम यहाँ चला रहे हैं, 56,000 हमने लैंडलॉर्ड को दिया, प्रॉफिट कितना आएगा? क्योंकि क्लास तो उस दलिद्र ने की नहीं थी, उल्टी पुल्टी बकवास भौंक के चला आया। और चाट वाले ने बोला सर की क्लास नहीं किए थे क्या? कह रहा किए होते तो दिन देखना पड़ता हमको। तो वो प्रॉफिट कितना बता रहा है? 144। क्योंकि उसने एक्सपेंस की बजाय किस चीज को लेस कर दिया बच्चों? पेमेंट को लेस कर दिया। किसको लेस कर दिया? पेमेंट को। तो ये बात सबको क्लियर हो गई। द वर्ड एक्सपेंस एंड द वर्ड पेमेंट आर चिल्ड्रन 2 different things, or it is one and the same thing children? They are 2 different things. कभी भी आप एक्सपेंस शब्द को और पेमेंट को कृपया करके एक जैसा ना मान लें। एक्सपेंस वो होता है जो आपको बेनिफिट देके जाएगा। तो आपके घर में मान लीजिए केबल कनेक्शन है, हर महीने का केबल वाला आपसे 500 रुपए लेता है। कितना? 500। तो 12 महीने का कितना हुआ चिल्ड्रन? 6,000। मम्मी ने उसको गलती से 7,000 रुपए दे दिए, तो वो क्या कहेगा? भाभी जी एक टीवी और लगा लीजिए घर पे, मैं उसमें भी तार जोड़ देता हूं। कैसा होगा? नो,
तो 500 रुपए महीने के हिसाब से 12 मंथ्स की केबल सर्विस कितने की हुई? 6000। 6 बोलिए भाई, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं। 6000। मम्मी ने कितने पैसे दे दिए? 7। सर मम्मी ने 7 रुपए दिए होंगे, आप गलती 7000 बोल रहे हैं। हमारी मम्मी ना देने वाली इतना पैसा। मान लीजिए इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो इसे महज एक इत्तेफाक माना जाए। कितने पैसे मम्मी ने ज्यादा दे दिए? 1000। इज दैट क्लियर? तो एक्सपेंस की डेफिनेशन में कितना आएगा? 6000। पेमेंट में कितना आएगा? 7000। इज दैट क्लियर? तो फिर से एग्जांपल सुन लीजिए। शॉप कितने रुपए महीने किराए पे ली गई है बच्चों? 4। 12 महीने का किराया 48। बिजनेसमैन ने कितना दे दिया लैंडलॉर्ड को? 56। क्या आप 56 अपना खर्चा मान लेंगे? नो। कितना मानेंगे? 48। प्रॉफिट कितना होगा? 152। सरकार को टैक्स किस प्रॉफिट पे चाहिए? 152। और अगर आपने ये काम कर दिया, आपने प्रॉफिट को गिराया है, सरकार का टैक्स चुराया है, आपका रहना खाना पीना हमेशा फ्री रहेगा, सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल, अर्थर रोड जेल में। समझे? तो अगर बच्चों ये कॉन्सेप्ट्स ना बनते तो शायद लोग अपने सही प्रॉफिट को गिरा लेते और चूना किसको लगता? सरकार को। आप समझ में आया ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्यों बनाए गए हैं? बिल्कुल नहीं समझा? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? जिसका कंबस्शन रेट हाई होगा, फ्यूल के तौर पे उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत तेज होगा, क्या उसको आप हाई टेम्परेचर वाली जगह पे स्टोर करेंगे? नो। दवाइयों के लिए क्या बोला जाता है? टैबलेट्स के लिए स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस। पापा को फोन कर रहे हैं, मेरा एक अंटार्कटिका और अलास्का का टिकट करा दीजिए। क्यों? वो छोटे भाई की दवाई लेके आए ना, उसमें लिखा हुआ है स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस एंड दैट इज कूल आल्सो एंड ड्राई आल्सो। पापा के मैं आ रहा हूँ। अभी परसों मैंने वुडलैंड का नया शूज खरीदा है, सोल थोड़ा उसका चिकना है अभी भी। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझे बात को? समझ गए? समझ गए? तो अगर आप 48 की बजाय 56 को एक्सपेंस मान लेंगे, व्हाट विल हैपन टू योर प्रॉफिट चिल्ड्रन? इट विल गो डाउन। समझ में आ गया सबको मैचिंग प्रिंसिपल? तो जितना बेनिफिट मिला उतना ही शो करना है, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। तो एक लाइन लिख लें बच्चों, बड़ा काम आएगी। कॉस्ट equals to benefit. I repeat children, cost equals to benefit. और इसका मतलब यही है, जो कॉस्ट आपको बेनिफिट देके जा रही है, you will record only that. You will record only that. You will record only that. एक और एग्जाम्पल सुनना पसंद करेंगे लोग? भैया एक और एग्जाम्पल सुनना पसंद करेंगे? चलिए, आप नहीं बोलेंगे तब भी मैं सुनाऊंगा, बदतमीज हूं। आपने खरीदा 1 kg गोल्ड। क्या खरीदा बच्चों? और आपकी फैक्ट्री है और आप इससे क्या बनाना चाहते हैं? ऑर्नामेंट्स। 1 kg गोल्ड मान लीजिए 72 लाख रुपए का है। कितने का है? 72 लाख। अगर आपको झूठ लग रही है मेरी बातें तो आप घर से 72 लाख ले आइएगा, मैं आपको 1 kg गोल्ड खरीद के दिखा दूंगा। इज दैट क्लियर? आपने इसमें से 600 ग्राम्स गोल्ड यूज किया। कितना गोल्ड यूज किया? 600 ग्राम्स। और ज्वेलरी बना के मिस्टर एक्स को बेच दी। इसको बेच दी मिस्टर एक्स को। क्या आप पूरा 72 लाख रुपए उससे वसूलेंगे? क्यों? 1 किलो गोल्ड 72 लाख का था। जितना यूज किया मिस्टर एक्स के लिए पैसा आप सिर्फ उतना लेंगे। तो जरा 72 लाख का 60% कैलकुलेट कर लीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। आप इनसे कहेंगे 43.2 लाख का गोल्ड आपकी ज्वेलरी में लगाए, प्लस जो मेकिंग चार्जेस है वो दे दीजिए। दिस इज अगेन चिल्ड्रन द एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो जितना गोल्ड यूज हुआ पैसा भी आप उतने का ही लेंगे। तो सब लोग चाट वाले की दुकान पे गए, मैंने सिर्फ और सिर्फ फुल्की सूंघी है बस, मैं 1 रुपए दूंगा। वहां लिखा था स्मेलिंग चार्जेस 1 रुपए। और आपने 50 पत्ता टिकिया खाई, 30 पत्ता करेला खाया, 30 पत्ता टमाटर खाए, 1000 फुल्की लपेट गए। चाट वाले का तुम 2 करोड़ देके जाओगे। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? तो जितना गोल्ड यूज हुआ पैसा हम उतने का देंगे, प्लस मेकिंग चार्जेस, हम पूरे का पैसा नहीं देंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड वेल? तो ये तो नहीं सोचेंगे कि कौन सी शर्ट के साथ कौन सा ट्राउजर मैच करेगा, बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? चलिए, कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? पक्का?
पक्का? चलिए, आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वंस अपॉन अ टाइम यू वेंट टू अ मार्केट, अपने फैक्ट्री के लिए एक मशीन लेने गए थे आप। सर कैसी मशीन थी? एक तरफ से नालायक बच्चों को डालो, दूसरी तरफ से इंसान बन के निकल आते हैं। अच्छा, मतलब आपकी क्लास सर। और आपने इस मशीन पे प्राइस टैग देखा 10 लाख रुपए का, और आपने कहा हमारे फैक्ट्री में इसको भिजवा दो। क्या मशीन उड़ के आएगी? आपको राम जी लक्ष्मण जी तो है नहीं जो हनुमान जी फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको देना पड़ेगा व्हाट चिल्ड्रन? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। आपने ट्रक वाले से बात की, भैया कितना पैसा लोगे? मैंने कहा 30,000 लूंगा। उसके बाद मशीन ट्रक से आ तो गई बच्चों, क्या मशीन के अंदर एआई लगा अपने आप उतर के इंस्टॉल हो जाएगी? नहीं, कुछ नट बोल्ट लगाना पड़ेगा, कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह बनवाना पड़ेगा। सर प्लेटफॉर्म तो रेलवे स्टेशन में होता है। अकलमंद लोग समझ गए मेरी बातें, जाहिलों को मैं समझा नहीं सकता। इज दैट क्लियर? तो टोटल आपके कितने पैसे लग गए बच्चों? 10,50,000। एंड नाउ दिस मशीन स्टैंड्स टू बी इन अ वर्केबल कंडीशन। सर समझ गए, बच्चा पैदा हुआ, सो कॉल अस्पताल में खर्चा आया, इंजेक्शन ठोके गए, वैक्सीनेशन हुआ, सब मिला के बच्चे की परवरिश पे 11 लाख लगे हैं। पिताजी बोले 1 करोड़ इंटरेस्ट, मेरा बेटा आईएएस भी हो चुका है। दहेज में 2,51,00,000 रुपए उसका प्राइस टैग रख दिया गया है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कि जब भी आप किसी एसेट को अक्वायर कर रहे हैं तो आप अपने रिकॉर्ड्स में सिर्फ उसकी परचेज प्राइस नहीं लिखेंगे, add up all those costs. I repeat, add up all those costs. एक्सपेंस वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि असेट वर्ड है, यहां पे लॉन्ग टर्म होता है, एक्सपेंस हमेशा शॉर्ट टर्म। तो यू विल एड ऑल दोज कॉस्ट्स, दैट इज एक्सपेंडिचर विच इज डन इन मेकिंग द असेट टू बी इनटू अ वर्केबल कंडीशन। तो मान लीजिए कि किसी की हड्डी टूट गई, अस्पताल में जमा हुआ, मतलब एडमिट हुआ, बाहर आते आते 1 लाख रुपए खर्चा तो डॉक्टर साहब लपेट दिए, बाद में 11-12 हजार की दवाई और चिपका दिए, तो 1,12,000 रुपए हड्डी टूटने की कॉस्ट मानी जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो अगर आपने मोबाइल फोन खरीदा 1 लाख रुपए का, 3,000 रुपए का उसमें टेम्पर्ड लगवा दिया, 4,000 का बैक कवर लगवा दिया, और 1,000 रुपए की चार्जिंग केबल खरीद ली, 5,000 रुपए का आपने वायरलेस चार्जर खरीद लिया, 4 3 7 1 8 और 5 13, आपने एक 13 खर्च किया, घर वाले कहने 13 होती अच्छा होता है इससे अच्छा। तो कितने का मोबाइल फोन पड़ा आपको? 1,13,000 रुपए का। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? भैया जी के लिए पंडित जी एक फोटो लेके आए हैं, मम्मी ने फोटो देखी, रिश्ता हल कर दिया, कह रहे चलो सर को बुलाएं, नेगोशिएशन करना है। क्या करना है? नेगोशिएशन। तो दिखैया से लेकर भाभी जी के घर तक आने पे जितना खर्चा हुआ, इट इज ऑल हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल वर्ड इसीलिए जोड़ा गया है कि पीछे से लेकर अभी तक जो भी कॉस्ट खर्च की गई है चिल्ड्रन, वी विल बी इंक्लूडिंग ऑल दैट। आई रिपीट, वी विल बी इंक्लूडिंग ऑल दैट। कभी कभी आपने टीवी खरीदा होगा मार्केट में, खरीदा था ना? मान लीजिए 50,000 का टीवी है, 1,000 ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया, कितना हुआ? 51,000। घर में कारपेंटर बुलवाया, सर कार नहीं पेंट करवानी है, कारपेंटर लकड़ी काम करता है, 3,000 रुपए टीवी कैबिनेट का उसने वसूल लिया, कितने का पड़ गया टीवी? 54,000। दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ टीवी। कार खरीदी पापा ने 10 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का लग गया। अरे पप्पू लोहार के यहाँ जाएंगे, 500 में बनती है प्लेट, पापा हम बनवा लेंगे, आप इनके चक्करों मत पड़िए। 1 लाख रुपए आरटीओ को आपने दिया, तो दिस ऑल कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड, और कार की कॉस्ट 11 लाख रुपए। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लें, वर्केबल कंडीशन को नोट डाउन कर लें। आ गया रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बच्चों आपसे ही काफी प्रभावित है। अगर मैं बच्चों से पूछूं कि 10th क्लास के एग्जाम को देने के लिए उन्होंने जिस सेशन में पढ़ाई की वो था 2023-24, और लगभग इसी 31 मार्च 24 के अंदर अंदर एग्जाम भी खत्म ही हो गए। किसी का एग्जाम अप्रैल तक तो नहीं टापा था? नहीं सर, वही लपेट दिया अंदर ही पूरा। बट आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा
मान लीजिए 8 मई को डिक्लेयर हो गया, चल समझ में आ गया, मानना क्या है सर। अब हमारा ईयर कैलेंडर के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से कौन सा चल पड़ा, 24-25। तो यू स्टडीड, सर मत बोलिए सर, बहुत टफ था सर, बहुत टफ था। अगर भैया 10वीं टफ था, 11वीं 12वीं में कोमा में चले जाएंगे। आपने 10वीं के लिए मेहनत किस सेशन में की, 23-24, बट रिजल्ट जो आया उस समय तक सेशन कौन सा लग चुका था, 24-25। इज दैट क्लियर? अगर आपसे ऑन 1 अक्टूबर 2097, इतना हम जिएंगे, अरे मान लीजिए पुनर्जन्म भी हो गया, कोई पूछे यू डिड योर 10th क्लास इन विच ईयर, कुछ बच्चे बोलेंगे 2024-25 में पास किए थे, कुछ बोलेंगे 2023-24, सब सही बोल रहे हैं, बट हमें क्या सुन के खुशी मिलेगी, 23-24। 24-25 सुन के हमें खुशी नहीं। क्यों सर? अरे मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। एक डेट लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। 4 अप्रैल, 4 अप्रैल क्यों लिख रहे हैं सर, आप आज की डेट लिखिए ना। चलिए आज की डेट लिखते हैं, 3 मई 24, हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होता है 11:58 में। इज दैट क्लियर? दूसरा बच्चा इसके 8 मिनट के बाद बगल वाले ऑपरेशन थिएटर में पैदा हो गया। समय क्या हो चुका है बच्चों, 12:06। कैलेंडर के हिसाब से तारीख क्या हो गई है, 4 तारीख। क्या दोनों का बर्थडे सेम डेट पे होगा? ये है छोटे भैया, और ये जो पहले पैदा हो गई है बड़े भैया। समझ में आ गया सारे सांड और गैया? समझ में आ गया? तो ये है बिग ब्रदर और ये है स्मॉल ब्रदर। 6 मिनट वाले को स्मॉल ब्रदर क्यों बोल रहे हैं, छोटा है ना वो, और इसको बिग ब्रदर। बट दोनों एक ही साथ स्कूल में एडमिशन लेंगे, दोनों एक दूसरे को तड़ी और ढप्पा एक ही साथ मारते रहेंगे, दोनों की परवरिश एक ही साल हुई है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ टाइम की वजह से इनकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग हो गई। तो इसकी कुंडली में राहु भारी है और इसकी कुंडली में केतु हल्का है। समझ में आया? क्यों सर राहु भारी क्यों गया, मेरी क्लास में चला है ना। समझ में आया? और सर इसका केतु क्यों हल्का हो गया, पीसीएम ले लिया ना, पता है बेकार भी रहेंगे, 10,000 की नौकरी तो मिल ही जाएगी। इज दैट क्लियर? बट इसको तो बनना ही सीए है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? वही चीज बच्चों काम आती है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल में। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल बोलता है आप अपने बिजनेस में गुड्स सेल करने में प्रॉफिट की लिखा पड़ी कब करेंगे, जब गुड्स बिकेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, या जब पैसा मिलेगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स फ्रेम किए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार एग्जांपल है चिल्ड्रन, बहुत मजेदार। 9th और 10th को तो आप भूल जाएं। एक सेशन अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 तक का था, और दूसरा सेशन बच्चों अप्रैल 20 से मार्च 21। इसे प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं और इसे नेक्स्ट ईयर। न्यू तो फोन होता है, ईयर नेक्स्ट होता है। आपने पहले गुड्स बेचे 24 मार्च 2020 को, और फिर कस्टमर से वसूली भाई की तरह, गोलमाल 3 की तरह पैसे वसूले 12 अप्रैल को। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कलर कॉम्बिनेशन से पूरी पढ़ाई होने वाली है। मनी इज रिसीव्ड ऑन विच डेट चिल्ड्रन, 12th अप्रैल। ये डेट कहां पे आएगी, सेकंड सेशन में या फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में। एक्सेलेंट जवाब। आपने गुड्स किस डेट को बेचे थे बच्चों, किस डेट को बेचे थे, सवाल को ध्यान से सुना करें, 24 मार्च। ये डेट किस सेशन में आएगी, फर्स्ट सेशन में। थोड़ा इसको टीका लगा दें जरा, समझ में आई बात बच्चों, बात सुनाई पड़ी सबको, पक्का? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली पहले गुड्स बिके हैं
और फिर हमारे पास पैसा आया है। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या हुई? गुड्स बिकने की। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हुई? पैसा आने की। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? तो अगर मैं बच्चों से पूछूं पैसे में प्रॉफिट कब हुआ, आई रिपीट, मनी का प्रॉफिट कब हुआ? 15,000 के सामान की कॉस्ट प्राइस 14,000 रुपए थी, 15 में बिक गया, व्हाट इज द प्रॉफिट? 1,000। अगर मैं आपसे पूछूं कौन बनेगा करोड़पति का 7 करोड़ का सवाल, प्रॉफिट इज अर्न्ड व्हेन? कुछ बच्चे बोलेंगे सर पैसा 12 अप्रैल को आया तो प्रॉफिट भी 12 तारीख को कमाया। सर इस सेशन में पैसा कमाया है। अगर अकाउंटेंसी ना होती तो मैं आपको 7 करोड़ आज दे देता, बट क्योंकि अकाउंटेंसी है, चौधराइन है, कंटाइन सास है, जो बोलेगी उसी की चलेगी। तो प्रॉफिट इज अर्न्ड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड बट व्हेन गुड्स आर सोल्ड। सर सोल्ड का मतलब क्या होता है? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ये कैसे होगी सर? हम सेलर की गर्दन पकड़ लें, टांग दें ऐसे? बिल बनेगा। क्या बनेगा? बिल। अच्छा सर मान लीजिए बिल नहीं बना, सिर्फ सामान उसके पास से लेके आ गए, सॉरी ये सेल नहीं होती है। सेल एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो हिंदुस्तान में कानून है तभी मानी जाती है जब सेलर कुछ ऐसा एफर्ट करे जिससे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। आई रिपीट, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। तो ओनरशिप किस डेट को ट्रांसफर हुई चिल्ड्रन? 24 मार्च। किस सेशन में डेट आ रही है? फर्स्ट सेशन में। तो प्रॉफिट इज अर्न्ड ऑन विच डेट चिल्ड्रन? 24 मार्च को प्रॉफिट हुआ, ना कि जिस डेट को पैसा मिला। सर समझ गए? हमने क्लास 5 तारीख को ज्वाइन की थी, हमको 5 को फीस देनी है, चाहे पिछली फीस हमने 25 को दी तब भी। आप समझ में आया काहे पढ़ा रहे थे सब? बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? पक्का? अगला एक और एग्जाम्पल चिल्ड्रन, पिंकी आंटी को संबोधित है एग्जाम्पल। पिंकी आंटी को नहीं जानते तो मैं बताता हूं। यहां पे आपने कैश कब रिसीव किया बच्चों? 24 मार्च को। सर कस्टमर पहले ही पैसा दे दिया, और क्या वसूली भाई थे हम अच्छे। और आपने गुड्स किस डेट को बेचे बच्चों? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल डेट किस सेशन में आ रही है चिल्ड्रन? सेकेंड सेशन में। तो इस एग्जाम्पल में गुड्स बिके बाद में और पैसा आया पहले। पैसा आ गया, अपना काम चलता, भाड़ में जाए जनता, खाए पिए किसके? बंगाली यार किसके। पैसा आ गया तो आप भूल जाएंगे, नीच गिरे हुए दलिद्र हैं क्या एकदम से? तो प्रॉफिट बच्चों कब हुआ आपको इस केस में? ऑन 12 अप्रैल। तो प्रॉफिट के लिए वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि पैसे का लेन देन कब हो रहा है। हमको सिर्फ और सिर्फ किस बात में इंटरेस्ट है? हमको सिर्फ एक बात में इंटरेस्ट है, व्हेन वर द गुड्स सोल्ड। तो अगर सेल 24 मार्च को हुई तो प्रॉफिट कब हुआ? 24 मार्च को। पैसा कभी भी मिले, चाहे पहले चाहे बाद में। तो अगर आपका बर्थडे 31 फरवरी को पड़ता है, मैं तो 31 तारीख को पिज्जा खा लूंगा डोमिनोज में, बर्थडे सेलिब्रेट करके बिल पकड़ा दूंगा, चाहे आप पैसा दें चाहे। बट कुछ जीव जंतु ऐसे मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे उनके घर में पापा भाई टाइप लोग है ही नहीं, जैसे मैं एकदम अनोखा एलिमेंट हूं तो वैसे। बट वो ये सोच रहे हैं सर कस्टमर भाग गया तो, जब भी बोलेंगे जहर ही उगलेंगे मुंह से। भाग गया बच्चों तो कोई बात नहीं, जब भागेगा उस दिन विजय माल्या बना देंगे उसको। बट तब तक वी विल कंसिडर कि प्रॉफिट इज अर्न्ड ओनली ऑन द डेट व्हेन द सेल इज मेड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देता हूं, मम्मी वाला। अब मम्मी काहे ला रहे हैं सर बीच में? जरूरी है। मम्मी ने 10 तारीख को अक्षय तृतीया पे मुन्ना गोल्ड भंडार से 2 किलो गोल्ड खरीद लिया, 1,44,00,000 रुपए का। इतने क्या करेंगी सर वो? 1 किलो मेरे को दे देंगी, 1 किलो आपको दे देंगी। उस दिन गोल्ड का रेट 72,000 रुपए 10 ग्राम था। पापा 15 दिन के बाद पेमेंट करने गए, तब रेट 70,000 हो चुका था। तो गोल्ड वाले अंकल 72 के हिसाब से पैसा लेंगे द डे मम्मी बॉट गोल्ड, या 70,000 के हिसाब से पैसा लेंगे द डे पापा इज गोइंग टू मेक द पेमेंट? 72। ऐसे ही चलता है ना गोल्ड इंडस्ट्री में, जिस दिन सौदा हो गया उस दिन की प्राइस मानी जाती है। कल को कम हो गया तो शॉपकीपर का नुकसान, और शॉपकीपर को पता है लॉन्ग रन में प्राइस जनरली
बढ़ता है। बहुत कम सर्कमस्टांसेस होते हैं जब प्राइस गिर जाए, जैसे अभी हफ्ते 10 दिन से हुआ, कहाँ 76 हो गया था, वापस 72.3 पे आ गया। ओके, तो ये बात सबको याद रहेगी, ये बात सबको याद रहेगी। तो प्रॉफिट किस डेट को हुआ? जिस दिन सेल हुई। कैसे याद रखेंगे? प्रॉफिट कब हुआ? जब, समझ गया सर, PS4 समझ में आई बात कि बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? चलिए, तो इसी के साथ बच्चों हमारी आज की सेवाएं होती हैं संपूर्णतः समाप्त। अगले लेक्चर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन चाचू के दर्शन करवाऊंगा इन द नेम ऑफ डुअल एस्पेक्ट, और हमारी पूरी अकाउंटिंग प्रैक्टिकली इसी पे बेस्ड है। बाकी जो 5 पढ़े वो स्टार्टर्स हैं, ये मेन कोर्स था, वो डेजर्ट है, ये मेन कोर्स था। समझ में आ गई बात? 100 क्वेश्चन पूछिए भाई, एक क्यों पूछ रहे हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है बस। हाँ बोलिए। हम 10 लाख कभी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के बाद वैल्यू आएगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। हमने बाकी एक्सपेंस अगर इसके ऊपर किए तो जुड़ जाएंगे, किसी और पे किए तो यहाँ नहीं जुड़ेगा, वहां जुड़ेगा। हमारी शादी हुई, पड़ोसी का डाइवोर्स हुआ, अपने कॉस्ट में थोड़ा उसका डाइवोर्स का पैसा जोड़ लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे।